बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान ख़ान साहब हकीकी मानों में मियावेली के और चाणक्य के सियासत में पैरोकार नज़र आते हैं। इन दिनों आपने देखा होगा कि उन्होंने एक झूठा ड्रामा अमेरिकी केबल और साजिश का इसलिए निकाल दिया है क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करते हुए और उसका इस्तेहसाल करते हुए उनकी हुकूमत में जो कुछ होता रहा उसकी शायद माजी में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या मार्शल लॉ में भी मिसाल नहीं मिलती। मईशत की क्या हालत हुई, सफारत की क्या हालत हुई, वो तो अपनी जगह पे, लेकिन इस दौरान गरीबों के साथ अमीरों के हाथों और ख़ुद उनके वज़ीरों के हाथों क्या कुछ होता रहा, वो चाहते हैं कि वो किस्से भी लोगों के सामने ना आएँ। लेकिन हम इंशाअल्लाह उनके इन ड्रामाबाजियों का हिस्सा नहीं बनेंगे और जो असल इश्यूज़ है उसकी तरफ आपको मुतवज्जे करते रहेंगे। आप लोगों को याद होगा कि जब इमरान ख़ान साहब की हुकूमत कायम हुई तो उसमें एक साहब वज़ीर बने, उनका नाम है आज़म ख़ान स्वाति साहब। आज़म ख़ान स्वाति साहब आप जानते हैं कि अमेरिका में रहे और अमेरिका में सदर बुश के लिए उन्होंने भरपूर तरीके से कैंपेन भी चलाया। वहाँ उन्होंने अरबों करबों डॉलर किस तरीके से कमाए वो अपनी जगह पे एक सवाल है। फिर जब पाकिस्तान आए तो यहाँ पे उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में पैसे की ज़ोर पे ज़िली निज़ामत हथियाली। फिर मुत्तहिदा मजलिस अमल के टिकट पे उन्होंने सेनेट तक रसाई हासिल कर ली और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के कोटे में, ये बड़ी और बदकिस्मती है, वो गीलानी काबीना के वज़ीर रहे। आज जिस पीपल्स पार्टी के दौर की करप्शन का ये लोग ज़िक्र करते हैं तो आज़म ख़ान स्वाति साहब और इस तरह बहुत सारे और लोग ये पीपल्स पार्टी की उस हुकूमत का भी हिस्सा थे। बाद में वो पीटीआई में शामिल हुए और सुना है कि बड़े तहाइफ भी उन्होंने दिए क्योंकि पैसा तो उनके पास बहुत है। और यहाँ तक कि पीटीआई के एक वक्त में सूबाई सदर भी बने और इमरान ख़ान साहब ने उनको सेनेटर भी बना दिया। इस्लामाबाद में उनका महल है और फार्म हाउस है, तो उसमें एक गरीब ख़ानदान के बाजवड़ के उनकी एक गाय ने गुस्ताखी कर ली। वो गाय उनके फार्म में चली गई थी। तो फिर आपको याद होगा हमने ही उस इशू को उठाया था। वो बाजवड़ के आईडीपीज़ थे जो कि जंग से मुतासिर हो के यहाँ पे हिजरत कर गए थे और आज़म ख़ान स्वाति साहब ने उनके गाय की गुस्ताखी की सज़ा ये दे दी कि जो उस घर के सरबराह थे नियाज़ मोहम्मद साहब, उनके बेटों को उनको थाने में बंद करवा दिया और उनके बच्चे में उस दिन घर गया हुआ था उनके, और मैं हैरान रह गया कि ये मासूम बच्चे जो आपको नज़र आ रहे हैं तो उस दिन भूखे प्यासे इसलिए बैठे थे कि आज़म ख़ान स्वाति साहब के डर से पड़ोसी भी इनको कुछ खाने पीने को देने को तैयार नहीं थे। बहरहाल जब मीडिया में मामला आया तो उस वक्त एक चीफ जस्टिस साहब थे साकिब निसार साहब, जिन्होंने इमरान ख़ान साहब को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट भी दिया था। उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया और उसमें ज़ाहिरी बात है कि आईजी का तबादला भी इस बुनियाद पे किया गया था। उस वक़्त एक वज़ीर हुआ करते थे, वज़ीर दाखिला, जो अक्सर ये कहा करते थे कि जान अल्लाह को देनी है। तो वो इन मज़लूमों के घर पहुँचने की बजाय आज़म ख़ान स्वाति की मदद के लिए पहुँचे और उन्होंने कहा कि आपने आज़म ख़ान स्वाति की मुकम्मल ताबेदारी क्यों नहीं की, उल्टा वो पुलिस को सज़ा दे रहे थे। जब ये मामला उधर अदालत में पहुंचा तो उस वक्त तो साकिब निसार साहब ने बड़ी ड्रामेबाजी की। मुझे भी उन्होंने रोस्ट्रम पे बुलाया, मैंने भी अपना मौक़िफ़ दिया, दूसरी तरफ आज़म स्वाति साहब खड़े थे और इस ख़ानदान को भी बुलाया और फिर उन्होंने एक JIT भी तश्कील दे दी
और कि वो आज़म स्वाति साहब के मामलात की और उनकी जायदादों की और उसकी तहकीकात करें। लेकिन उस JIT का क्या हुआ? वो ज़ाहिरी बात है कि इमरान ख़ान की हुकूमत में इस तरह के वज़ीरों मुशीरों के मामलात जिस तरह दफन किए जाते थे, तो आज़म स्वाति साहब का मामला भी दफन हो गया और इस ख़ानदान का मामला भी दफन कर दिया गया। और दफन यूँ कर दिया गया कि इस ख़ानदान को मनाने के लिए उस वक़्त कई सेनेटर्स भी सामने आए, कई वज़ीर भी सामने आए और फिर हमें ये बताया गया कि जी उन्होंने सुलह कर ली है आज़म स्वाति साहब के साथ और उनकी सुलह हो गई है, इसलिए मामला ख़त्म हो गया। और आपने देखा कि उसके बाद आज़म स्वाति साहब की वज़ारत रियासत मदीना में, जो मुबैना रियासत मदीना था इमरान ख़ान साहब का, तो उस वक्त के अमीर मोमिनीन इमरान ख़ान साहब ने आज़म स्वाति साहब की न सिर्फ ये कि वज़ारत बहाल कर दी बल्कि उन्हें रेलवे का वज़ीर बना दिया। अब हम मुतमईन थे कि शायद मामला ख़त्म हो गया है और इस ख़ानदान के साथ जो जुल्म हुआ है उसकी किसी न किसी शक्ल में तलाफ़ी हुई होगी। लेकिन पिछले दिनों इस ख़ानदान ने मुझसे रुजू किया और मुझे बताया कि उसके बाद भी उनको धमकियां मिल रही हैं और जो वादे उनके साथ किए गए थे उसमें कोई वादा भी पूरा नहीं किया गया। तो मैंने कहा कि बजाय इसके कि हम ये अमरीकी साजिश के ड्रामों और इस तरह की फजूल चीज़ों पे वक्त गुजारें, तो आज मैंने इनको ज़हमत दी है और आप इनकी ज़ुबानी सुनिए कि इनके साथ क्या होता रहा। लेकिन मैं एक बात इससे पहले रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के लिए हमने आज़म स्वाति साहब को भी दावत दी थी। उस वक्त वो कह रहे थे कि वो मैं बल्दियाती इंतखाबात में मसरूफ़ हूँ, इसलिए हमने 1 माह तक आज़म स्वाति साहब का इंतज़ार किया कि वो इस प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ सामने ला सके। और फिर जो दूसरे बाजवड़ से PTI के MNA गुलज़फ़र हैं, तो उनसे भी हमने रब्ता किया और ये फ़ोरम फिर भी उनके लिए हाज़िर हैं। वो जिस वक़्त अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो जिरगे का प्लेटफार्म उनके लिए हाज़िर होगा। तो आइए इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि इन पे क्या गुज़रा और इनके साथ क्या हुआ, लेकिन एक वक्फ़े के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। तो हमारे साथ हैं नियाज़ मोहम्मद साहब, उनके बेटे एहसानुल्लाह, उनकी अहलिया और उनके मुतासरा बच्चे। तो ब्रीफली मैं कहता हूँ कि एहसानुल्लाह आप बताएं कि वो वाक़या तो कुछ अभी तक हमारी ज़हनों में ताज़ा है, लेकिन आप वहीं से शुरू करें, मुख्तसर अल्फाज में बताएं कि क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बात ये हुआ था कि हमारा गाय उसके घर के पास गया था या नहीं गया था उसका हमें पता नहीं है, इल्म नहीं है, पर उनकी बात थी कि आप लोगों के गाय हमारे फार्म हाउस के पास करीब आया होता और हमारे पौधे ख़राब किए। उन लोगों ने गाय पकड़ा था, हम पीछे गए कि हम मन्नतें करने गए कि हमें गाय दे दे, हम गरीब लोग हैं, हमारे इसके से और कुछ है भी नहीं। तो वो लोग ऊपर से आकर गालियाँ देने लगे, मेरे छोटे भाई को मारने लगे। फिर जब हम घर आए तो हम घर पर भी आकर हमें मारने लगे, हाथापाई शुरू की। फिर उसके बाद उसने फायरिंग की। हमने जब 15 पे कॉल चलाया, पुलिस वाले आया। पुलिस वाले तहकीकात करने के बजाय हमसे न पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, बस हमें बोला कि गाड़ी में बैठ जाओ। हम बैठ गए गाड़ी में, हमें सीधा थाने लेके गया। ना हमारे FIR लिखवाया ना कोई, हमसे कुछ ऐसा भी नहीं पूछा कि क्यों हुआ ये, क्या हुआ। बस हम उधर बैठे रहे, कुछ 1.5-2 घंटे इंतज़ार किया। उसके बाद हमारा मोबाइल सामान सब कुछ ले लिया उसने, पुलिस वालों ने, और हमें हवालात में बंद कर दिया। हमें कुछ पता ही नहीं चला कि क्या। किस को हवालात में बंद किया था? मैं था, मेरी वालदा था, मेरा वालदा को भी बंद किया था? जी, इनको भी 2 भाई थे और एक वालिद था और एक बहन और एक वालदा थी। और ये बच्चे अकेले रह गए? ये बच्चे बिल्कुल खुदा के असरे पे रह गए थे। ये अभी तो बड़े हो गए, उस वक्त ये बिल्कुल उस वक्त ये 1.5 साल का था। माँ का दूध पीता था। तो ये 5-6 दिन भूखे रहे, ना इनको पानी मिलता था ना इनको कुछ खाने का मिलता था। जो घर के करीब आता था तो पुलिस वाले और गार्ड उनको तंग कर रहे, वो बोलते किधर आ गए। तो स्वाति साहब बोल रहे कि मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा और सब जेल में जाएगा।
अच्छा। तो डर के मारे कोई भी उसके ना हमारे घर आ रहा था और ना बच्चों को कोई खाने पीने का दे सकता था। 5 दिन ये सारे। अच्छा, वो तो फिर मुझे याद है कि जब साकिब निसार साहब ने नोटिस लिया, अदालत में हुई, उनको वजारत से भी इस्तीफ़ा देना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ? वो कह रहे थे कि जी हमारी इनके साथ सुलह हो गई है। मुझे ख़ुद आज़म स्वाति साहब ने बताया था, इसलिए हम भी खामोश हो गए। मोहतरम साफ़ी साहब, सुलह जो जरगे वाला है, आपको पता है कि पठानों को जरगा होता है, जरगा सारे बातें जरगे में होते हैं। फ़िदा मोहम्मद ख़ान साहब, हाजी साहब, सेनेटर फ़िदा मोहम्मद ख़ान, गुल ज़फ़र साहब, इनने हमारे साथ, गुल ज़फ़र जो बाजौड़ से MNA है PTI का, हत्ता कि ये मेरे घर वाले का रिश्तेदार भी है। 5 रिश्ते हैं, जो 5 रिश्तों का ख्याल न रखे तो उस बंदे का MNA की क्या ज़रूरत है? उनको ज़िंदगी में रहने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। उसने हमारे साथ बातें किया। पहले तो जब हम आते थे तो धमकियाँ लगाता था। जिस वक़्त हम सुप्रीम कोर्ट जाते थे तो उसने हमारे साथ बात किया, हम आपके लिए ये नौकरियाँ करेंगे, ये पैसे देंगे, ये करेंगे, आप जो है उनको। धमकियाँ कौन लगाता था? ये गुल ज़फ़र आपको धमकियाँ देता? हाँ, गुल ज़फ़र। तो वो जो है ना हमको यही धमकियाँ दे देता था कि आपको ऐसे करो, तुम हमसे जो है ना सुलह कराओ। हमने बोला चलो हम चुप है, आप हमारे साथ जो बातें कर रहे हो वो करो। कहते हैं हम, मैं तो हो ना, मैं आपके लिए सारे कुछ करो, तेरे पास तो हमारा 5 रिश्ते हैं। तो क्या धमकियाँ देता था? उसने बोला कि अगर आप न करें तो ये स्वाति साहब जो है ना वो आपको ऐसे जगह पे पहुंचाएंगे कि आप आ ही नहीं सकते हैं, मार लेंगे आपको, हमारे सारे खानदान हम ख़त्म करेंगे। ये गुल ज़फ़र कहता था। अच्छा, फिर जो है फिर जरगा किस ने किया और क्या? गुल ज़फ़र तो फ़िदा साहब। यानी आप लोगों ने उस धमकियों के खौफ से सुलह कर ली? हमने सुलह तो यानी फैसला उसकी वजह से हो गया। हमने बोला जो आपको जैसे मंजूर है वो कर लो। जिस वक़्त हमने उनको जो है ना वो हाँ कर दिया, तो जिस वक़्त हमने वो ये आज़म स्वाति साहब के साथ मैं ख़ुद मिला हूँ, मैंने बोला जो जरगे ने बात किया था वो मंजूर है। वो कहता है मुझे को बुलाया था आज़म स्वाति साहब, उसकी बीवी और उसके जो है ना नूह भी, इनको बता दिया कि हम इंशाल्लाह आपके जो मुतालबात हैं हम पूरा करेंगे। नहीं, किसकी बीवी? और ये स्वाति साहब की बीवी और स्वाति साहब के नूह। अच्छा, तो फिर जरगा में क्या फैसला हुआ था? दरअसल सर जी जरगे में फैसला हुआ था कि हम जब जेल से आ रहे थे तो उसने गाड़ी में हमें बता दिया कि अगर मुंह खोला, पहले बात तो गाड़ी में सबको अलग अलग धमकी दी। हम किसने दी? हमारे मैंने गुल ज़फ़र ख़ान ने जो बाजौड़ के मैंने। अच्छा। उसने गाड़ी में सबको 2-2 को अलग अलग बिठाया। मेरी वालदा और मेरी बहन अलग गाड़ी में था, मेरा वालिद अलग गाड़ी में था और हम दोनों भाई अलग गाड़ी में थे। सबके साथ मिलकर उसने कहा अगर आप लोग मुंह बंद करके रखोगे, कुछ नहीं बोलोगे, बस जो आए बोलोगे, बस हो गया काम। अगर ये बात आप बोलोगे तो आप लोगों की ज़िंदगी भी बच जाएगी, आपको कोई मारेगा भी नहीं और आपको ना जेल पड़ेगी और ना कोई मसला बनेगा। और अगर आप कुछ बोलोगे कि नहीं हमारे साथ ज़्यादती हुए या इंसाफ की आवाज़ उठाओगे कि हमारे साथ इंसाफ हो जाए, तो वो बोल रहे कि आज़म स्वाति 10-12 लाख रुपए किसी को देकर आप लोगों को ख़त्म कर देगा, पूरे ख़ानदान समेत हम इनके साथ नहीं लड़ सकते। अच्छा, फिर फैसला क्या हुआ? फिर फैसला उसने बोला 2 साल आप लोग क्यों खामोश रहे? उसने फैसला ये किया था कि हम आपको 50 लाख रुपए देगा, 2 नौकरियां देगा और एक घर बना के दे देगा। जो उसने हमारा घर गिरा था उस घर का बोल रहा, उसको वो बोल रहा कि उसके बजाय हम आपको गांव में जिधर चाहिए आपको घर दे देगा। हमारे घर भी आज़म स्वाति ने गिराया था, तो वो बोल रहे उसके बजाय हम आपको घर भी दे देगा, नौकरियां भी देगा, बिजली पानी वगैरह सब कुछ देगा, जो सहूलियत और 50 लाख रुपए देगा। और 50 लाख रुपए दोनों। ये फैसला किसने किया था? ये सेनेटर फ़िदा मोहम्मद ख़ान और MNA गुल ज़फ़र ख़ान जो बाजौड़ का MNA, ये इसने किया था। अच्छा, तो ये काम उन्होंने नहीं किए? नहीं। जिस वक्त मैंने फ़ोन किया फ़िदा साहब को कि फ़िदा साहब आपने जो हमारे साथ बात किया, गुल ज़फ़र को फ़ोन करता था, फिर गुल ज़फ़र ने ये साबी साहब ये बोला कि मैं तो आपको कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो आपके पास आया ही नहीं, ये तो गुल ज़फ़र की बात थी। अच्छा, सेनेटर फ़िदा साहब इनकारी हो गए कि ये तो गुल ज़फ़र की बात है? सबके सब इनकारी हो गए। अच्छा। हाँ, गुल ज़फ़र के घर में हम दोनों भी गया, हम 3 दफ़ा उनके घर गया, फ़िदा साहब के घर गया। फ़िदा साहब के भाई ने हमको बोला कि मेरे 2 बेटों का नौकरी उसने नहीं कराया तो तुम्हारा क्या कराएगा, वो तो पेशावर में रह रहे हैं। हम खुद जो है उनको दरगाह के पास गया था, दरगाह में गया था उनके घर।
अच्छा, तो वो एक कागज़ उनके पास है कि जी उन्होंने हमारे साथ राजीनामे पे दस्तखत किए हैं, आपने उनके साथ दस्तखत नहीं किए थे? वो दस्तखत तो मुझे तो उसने तो वो अदालत में उधर जिनके साथ दस्तखत है उसने मुझे तो ये भी नहीं बोला कि ये राजीनामे किस चीज़ का है। उसने बोला इधर दस्तखत कराओ। किसने कहा? ये उस्मान ने। और हमारा जो खुद वो वकील था, वो वकील ने भी मुझे उसने इंग्लिश में वो लिख लिया तो मैंने दस्तखत करा दिया। तो वो मैंने तो दस्तखत कराया हुआ है, मगर मुझे तो ये नहीं बोला कि भाई, मैंने उस वक़्त भी वो कियानी साहब उनके वकील था, उसको बोला कि भाई मेरे साथ जो जरगे में बात हुआ वो तो पूरा करिए। उस वक्त वकील भी हमारा अपना वकील नहीं था, उन्हीं का वकील, वो जो हमारा वकील था उसने पकड़ा था। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने एक फरिश्ते के मानन मेरे को जो है ना एक वकील भेजा कि आज तक मेरे वकालत कर रहे हैं, जो है ना उसका भी नाम है मलिक उस्मान साहब, मेरे वकालत वही कर रहे हैं। आज तक तो अदालत में अभी केस आपका चल रहा है हमारा। और वकील भी अल्लाह ने ऐसा वकील दिया कि पहली बार हमने इस तरह के इंसाफ वाला वकील देखा, जो आज तक 3 साल हुए हमारा केस लड़ रहा है, आज तक उसने हमसे एक पैसा न लिए और ना उसने कभी ऐसा बोला कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। वो बोल रहे मैं सिर्फ एक मुसलमान होने के नाते और एक जुल्म होने के नाते लड़ रहा हूँ कि आप लोगों के साथ जुल्म हुए, मैं आप लोगों के लिए इंसाफ एक न एक दिन लूँगा। उन्होंने आपके साथ 50 लाख का वादा किया था, वो नहीं दिए? बिल्कुल। हमने उसके अच्छा, बाद घर बनाने का वादा किया था, वो नहीं दिए? बिल्कुल नहीं दिए। और गुलजफर और सेनेटर फिदा अब दरमियान में नहीं आ रहे, वो कहते हैं कि हमारा कोई काम नहीं है। उस वक्त घर में धमकियाँ देने के लिए भी आ रहे थे और बड़े बड़े वादे करने के लिए भी आ रहे थे कि हम ये कर देगा, वो कर देगा, आप हमारे बच्चे। जब हम चुप कर के बैठ गए तो ना उनका वादा में दिखाई दिया और ना उनको इंसाफ की बातें और मदीना रियासत की बातें कर रहे थे, पर हमने इस तरह की मदीना रियासत तो कभी भी नहीं देखा। लेकिन इस दौरान फिर उन्होंने और कोई आपको ज्यादती के तो आपके साथ नहीं किए, या फिर तो कोई धमकी नहीं दी? पिछले दिनों ये जो है ना वो उस्मान साहब जो है ना, ये स्वाति साहब के बेटा, उनने हमारे साथ सुलह करने की कोशिश हो रहा था। हमारे वकील ने उसको बोला था, उनके वकील हमको बोल रहे थे आप उसके क्या करोगे, आप सुलह करो, वैसे आपके गरीब लोग हैं। हमने बोला उस रब पे हमने तवक्कल की है, अल्लाह ने एक अच्छे फरिश्ते के शक्ल में एक अच्छा वकील हमारे को दिए हुए, इंशाअल्लाह वो हमारा केस लड़ रहे। ये जिन लोगों ने आपका फ़ैसला किया था, सेनेटर फिदा साहब ने और गुलजफर साहब ने या आज़म स्वाति के बराह रास्त, इस दौरान आपसे फिर कोई बात नहीं हुई? नहीं सर, 50,000 रुपये वो तो अपने वो जो 50,000 रुपये जमा किया था मचल का, वो वापस ले रहे हैं। उनके दरख्वास्त दिया कि भाई अपने अगर केस चल रहा है तो ये अपने मचल का अपना जमा करते। नहीं तो वो ये कह सकते हैं कि भाई जब जरगे में फ़ैसला हो जाता है तो फिर तो अदालत केस वापस लिया जाता है ना, तो आप लोगों का केस तो अदालत में मौजूद है। सर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम कैसा केस ख़त्म कर सकते हैं? जब हमारे साथ इंसाफ होगा तो हम केस ख़त्म करेंगे। वो तो हम पे दबाव डाल रहे हैं, हर तरह का दबाव है वो अभी भी डाल रहे हैं। अभी भी डाल रहे हैं। किस तरह? अफगानियों के थ्रू जो गाय था उसको भी उन लोगों ने मार दिया। अभी आपके गाय को उसके बाद मार दिया? हमारे गाय को भी उसके बाद अफगानियों के जरिए लोगों के जरिए जहर खिला के उसको भी मार दिया। हम जब गाय के पास पहुंचे तो घर में जब गाय सुबह हमने देखा तो गाय के मुंह से खून ही निकला था और उबारे की तरह पुर गया और उस गाय को भी जहर खिला के उन्होंने मार दिया। तो क्या वो हमें जिंदा छोड़ते हैं? वो बोल रहे नहीं, मैंने इस तरह के नहीं जो मैंने वादे के नहीं पूरा करूंगा। वो जिद कर रहे हैं। वो बोल रहा मैं 5 करो तब भी मैं नहीं दूंगा। अच्छा, और वादा ये था कि आपको 50 लाख रुपए देंगे? जी बिल्कुल। घर बनाएंगे, बिजली देंगे, नौकरी दिलवाएंगे जी। लेकिन इनमें से वादा कोई पूरा नहीं हुआ। अगर वो बाकी तो इतनी बड़ी बात नहीं, वो तो उन लोगों की वैसे मुंह की बात है। जो हमारा घर गिराया था वो तो दे दे, जो हमारा अपना खुद घर गिराया, जो उन्होंने घर गिराया था वो आपके लिए बनाया? हमारा 3 साल पहले उसने हमारा घर गिराया, न वो बना के दिया, न जो 50 लाख रुपए का जो वादे किया न वो दिए, न नौकरी दिए, न उनका कोई बिजली हमारे को लगे, न कोई पानी आए उसका। जो सहूलत की बातें कर रहे थे कि हम आपके बच्चों को स्कूल पढ़ाएगा, न उसने स्कूल पढ़ाया, न उसने पानी लगाया, न उसने कोई वादे ऐसा कोई काम ही उसने नहीं किया जो हम बोले कि यार वाकई। अभी आप लोगों का जरिया मदन क्या है? बस वो ये मैं वो वाले के साथ हूँ और बाकी जो दिहाड़ी लगाते हम दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। एक लकड़ी वाले के साथ टाल पे हम लकड़ी का काम कर रहे हैं। चलो, बहुत शुक्रिया आप सबका तशरीफ़ लाने का।
नाज़रीन आपने मुलाहिज़ा किया कि जो बंदा रियासत मदीना का मुक़द्दस नाम अपने इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल कर रहा था, तो उनके वज़रा का, उनके सेनेटर्स का और उनके एमएनएस का गरीब आवाम के साथ और अपने आवाम के साथ क्या रवैया रहा, ये फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ कि वो लोग अपने वादों में कितने मुखलिस थे और कितने नहीं थे। और एक बार फिर मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये फ़ोरम आज़म स्वाति और गुलज़फ़र के लिए हाज़िर है। वो जिस वक्त भी आना चाहते हैं अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। एक मुख्तसर सी ब्रेक और उसके बाद ज़िक्र होगा तोशाखाना का, और उस बंदे से हम बात करेंगे जिनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन पहले दिन से उन्होंने रिस्क लेके तोशाखाना के इस केस को इनिशिएट किया था और सिर्फ हक़ाइक़ सामने लाने के जुर्म में जिस तरह इन लोगों को धमकियाँ मिल रही हैं तो उनको भी धमकियाँ मिलती रही। वो हमारे साथ होंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद आपको। जिरगे में आजकल इमरान ख़ान साहब साजिश कर रहे हैं। उन्होंने इसका विर्द लगा रखा है, जबकि उनके मुखालिफिन ने एक और विर्द लगा रखा है तोशाखाना तोशाखाना तोशाखाना। एक सहाफ़ी है, उन्होंने ये जो तोशाखाना का इशू है ये अभी ना शहबाज शरीफ की ज़ुबान पे आया हुआ था, ना बिलावल की ज़ुबान पे आया हुआ था। उन्होंने 23 नवंबर 2020 को इसके बारे में तफसीलात मांगे थे इमरान ख़ान साहब की हुकूमत से, और उसके लिए जो कानूनी तरीक़ाकार है उसको अपना के रुजू किया था। उनका नाम है राना इब्रार खालिद साहब, जो किसी तारुफ के तो मोहताज नहीं है, क्योंकि आजकल तोशाखाना के मामले की हकीकत जिसने भी जाननी होती है तो वो उनसे रुजू करते हैं। हमने उनके साथ पहला प्रोग्राम किया था 6 नवंबर 2021 को, जब इमरान ख़ान के इक़्तिदार का थूथी बोल रहा था। लेकिन आज के लिए मौजू चूँकि एक बार फिर ज़ेर बहस है, तो हमने राना साहब को ज़हमत दी है कि उनसे जान सकें कि हक़ाइक़ क्या है, क्योंकि अब तो इमरान ख़ान साहब कहते हैं कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी, जबकि इस वक्त जो एक और इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे भी इसकी तफसीलात आई हैं। तो राना साहब बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत सफ़र किया, बहुत मेहनत की, एक लंबे अरसे से ये जंग लड़ते रहें, लेकिन फिर आखिर वो इतना तो मान गए कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। तो ये आपने किसकी मर्ज़ी से ये काम शुरू किया? अदालत ने ये बात डिक्लेयर कर दी है। 20 अप्रैल को 20 तारीख को जस्टिस मियां गोल हसन औरंगज़ेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उन्होंने रियासत का तोहफ़ा रियासत के कानून की मर्ज़ी चलेगी। हाँ, कानून की मर्ज़ी चलेगी। मैंने इमरान खान को कोर्ट किया तो जाहिर बात है कि जस्टिस साहब ने सही फरमाया है, किसी फर्द के नहीं है, ये रियासत का तोहफ़ा है और रियासत की मर्ज़ी चलेगी। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान ना आइन को मानते हैं ना कानून को मानते हैं। मुख्तलिफ सियासी मामलात में भी आपने देखा है, इस मामले में भी कानून को नहीं माना जा रहा है। ये कानून मेरे सामने रखा है, इस कानून की मैं बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन ये कानून मेरे काम नहीं आ सका, क्योंकि इस कानून में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। लेकिन अमली नतीजा ये है, किस कानून की बात ये राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017, ठीक है सर। इस कानून में कोई शक ऐसी नहीं है कि वज़ीर आज़म जब तक कुर्सी पर बैठा हो उसकी इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते। ये कानून कहता है कि हर सरकारी डिपार्टमेंट 10 दिन के अंदर मतलूबा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का पाबंद है। आपने इस कानून के तहत दरख्वास्त कब दी थी कि मुझे तोशाखाने के? ये मैंने 23 नवंबर 2020 को RTI रिक्वेस्ट भेजी थी, राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत डिप्टी सेक्रेटरी इंचार्ज तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन को। ठीक, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उनका जवाब मुझे आया था 35 दिन के बाद, और ये जवाब था कि हम ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते क्योंकि ये खुफिया है। मैंने कहा अगर ये ना ही करनी थी तो पहले दिन कर दो। ठीक, आपने 35 दिन के बाद ना किया है। उसके बाद ये हुआ कि मैंने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में उनके फैसले के खिलाफ अपील की, और 27 जनवरी 2020 को 27 जनवरी 2021 को मेरे हक में फ़ैसला आया। उन्होंने नहीं माना।
हत्ता कि मैंने ये लंबी लड़ाई है, मैंने कई दरखास्तें दी अमल दरामद के लिए, इंफॉर्मेशन कमीशन ने डायरेक्टिव भेजे, उस पर नहीं हुआ, फिर तौहीन अदालत की दरखास्त दी, उस पर डिप्टी सेक्रेटरी को हाजिर होना पड़ा। अदालत के फैसले के बावजूद भी उन्होंने कहा ये भी अदालत है, स्टेचुरी बॉडी है, हाँ, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के तो उन्होंने कहा कि जी हम नहीं मानते, नहीं देते। ये जो मौजूदा सेक्रेटरी काबीना डिवीजन है, इन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत से बड़ा बदमाश कोई नहीं होता और मैं आपको ये तोहफों की इंफॉर्मेशन नहीं लेने दूंगा। ये आपसे उन्होंने कहा था? जी मेरे सामने कहा था। ये क्या नाम है इनका? ये है अहमद नवाज सुखेरा साहब जी। अच्छा। सुखेरा साहब ने, और हुआ वही। मुझे अफसोस इस बात का है, हालांकि इस दौरान मेरे ऊपर बहुत सख्तियां हुई, मेरे घर तक लोग पहुंचे। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं आपको नाम लेकर बता सकता हूं। मुझे 2-3 दोस्तों ने रिक्वेस्ट की जो बाहर होते हैं कि हम आपको स्पॉन्सर करते हैं, आप बाहर आ जाएं, पाकिस्तान छोड़ दें। मैंने कहा मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, उल्टा उन्होंने आपको तंग करना शुरू किया, इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जी, मुझे और आपके घर पे मेरी 70 साल की बूढ़ी वालदा है, उनको हिरासा किया गया। अच्छा, मेरी मुसलसल जो है सर्विलेंस होती रही, एक गाड़ी मेरे पीछे होती थी। एक बंदा जो ट्राइबल एरिया का था, पीटीआई का वर्कर था, उसने मेरे घर से थोड़ी दूर मुझ पर हमला किया था, मुझे लोगों ने बचाया। और इसके अलावा इस मुकदमे की फाइल पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन से चोरी हो गई। अच्छा जी, चोरी हो गई थी। बाकायदा कमीशन ने फैसला किया कि विद द कोऑपरेशन ऑफ अपीलेंट रिकंस्ट्रक्ट द फाइल। उन्होंने मुझसे फिर फोटो कॉपी ली सारी फाइल की, जो कि वो मेरे घर से पहले लोग चोरी करने के आए थे, बच गई थी। अच्छा, वो मैंने फाइल की पूरी फोटो कॉपी उनको दी और उन्होंने स्टैंप लगाकर, जो कमीशन 3 कमिश्नर हैं इंफॉर्मेशन कमीशन के, उन्होंने बाकायदा उसको तस्दीक करके दोबारा रिकंस्ट्रक्ट की थी फाइल। जो मुतलका इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं जाहिद अब्दुल्ला, उनके खिलाफ पीटीआई के एक वर्कर के ज़रिए आज़म खान को एप्लीकेशन दी गई कि ये जानिबदार है और तोशा खाना के केसेस प्रायोरिटी पर सुनता है, ताकि उसको सेनेट की कमेटी में भेजकर हटवाया जा सके। इसके अलावा आप खुद जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि जज साहब को मैनेज करने की, थ्रेट करने की कोशिश की गई कि जब 13 अक्टूबर को उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे कि ये तोहफे वापस लेकर म्यूज़ियम बनाया जाए और म्यूज़ियम में रखा जाए, तो 19 अक्टूबर 2020 को केपी गवर्नमेंट के डायरेक्टरेट ऑफ हेरिटेज एंड म्यूज़ियम ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और डिप्टी कमिश्नर सवात को ऑर्डर किया था कि सेक्शन 4 लगाकर सैदू शरीफ में उनका घर जब्त कर लिया जाए, एक्वायर कर लिया जाए। साफ ज़ाहिर है कि घर बहरहाल घर होता है, चाहे अमीर आदमी हो, बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, घर से एक जज्बाती वाबस्तगी होती है, तो बंदा थ्रेट होता है। उसका नतीजा ये निकला था सर कि मेरा ये मुकदमा गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया था। हमने बड़ी कोशिश की, हमने नई पिटीशन डाली अच्छा कि ये सुना जाए दोबारा, तो ये 20 अप्रैल को सुना गया है और मैं इस बात से खुश हूँ। मैं जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, अदलिया की हमेशा हम इज़्ज़त करते हैं। तो उन्होंने एक तो यह है कि सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को आर्डर जारी किया है कि 15 दिन के अंदर मतलूबा मालूमात मुझे यानी राना अबरार को फराहम कर दी जाए। ठीक, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्डर जारी किया है, लेकिन अभी तक तो मुझसे किसी ने रब्ता नहीं किया। उन्होंने कौन सी डेडलाइन दी है? 15 दिन की, 2 हफ्ते 15 की दिन की डेडलाइन दी कि ये राना इब्रार को वापस मुहैया कर दी जाए। ठीक। दूसरा उन्होंने कहा कि 20 साल के अंदर जिन ने भी तोहफे लिए हैं वो सारे वापस लिए जाएं और म्यूजियम में रखे जाएं। तो ये जज साहब ने इस बात पर जोर दिया है। ये बात आर्डर का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरी भी दरख्वास्त है, सारे पाकिस्तानियों की दरख्वास्त है कि ये तोहफे ले ही लिए जाएं वापस, इसका आर्डर होना चाहिए। हम दरख्वास्त भी देने जा रहे हैं कि इसको आर्डर का हिस्सा बनाया जाए, इस रिमार्क को। अच्छा, एक बात जो ये कही जा रही है कि ठीक है अखलाकी तौर पर उन्होंने गलत किया है, लेकिन कानूनी तौर पर ये पहले से भी रिवायत रही है कि उसकी कीमत लगाई जाती है, हुकूमत फ़ैसला करती है और उस नॉमिनल कीमत पे उसको लेके, तो ये कानून तो मौजूद है। तो इमरान खान ने ठीक है गैर अखलाकी काम किया होगा, लेकिन गैर कानूनी तो नहीं है ना। देखें, इसमें साफी साहब ये कैसे कह सकता है कोई बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के ये कानूनी जुर्म, कानून की खिलाफवर्जी नहीं हुई है। या तो कोई इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद कोई कहे कि कानून की खिलाफवर्जी नहीं हुई है। ऐसा ही एक केस है,
इसी पीटीआई की हुकूमत ने 2019 में साबिक वज़राए आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और मियां नवाज शरीफ साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ नैब में रेफरेंस भिजवाया। नैब ने इन्वेस्टिगेशन की और रेफरेंस भिजवाया। इस वक्त नैब कोर्ट पिंडी में वो पेंडिंग है, ज़ेर समात है, जिसमें 3 गाड़ियों का इशू है और प्ली ये थी कि इनकी अंडर प्राइसिंग करके सबाबदीदी अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए 15% कीमत पे करके ली है। अच्छा, उन्होंने वो गाड़ियाँ बेची नहीं हैं मार्केट में, उन्होंने अपने पास रखी हुई हैं। इमरान खान के मुकाबले में वो जुर्म आधा जुर्म है, ठीक है ना। ये तो हक था कि ले सकते थे, सिर्फ अंडर प्राइसिंग की है। अंडर प्राइसिंग के ऊपर भी रेफरेंस चल रहा है, मुकदमा हो गया है। हमारे आम सोसाइटी में भी बुरा मनाया जाता है कि आपको किसी ने गिफ्ट दी हो तो आप उसको बेचते या किसी और ये को कैसे हो सकता है कि आप गिफ्ट जो है, दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। मतलब मुझे कितनी शर्मिंदगी होती है कि मेरे वजीर आजम ने एक तोहफा बाजार में बेच दिया। ऐसी कोई मिसाल है दुनिया में? वो कहते हैं मैं उनकी तरह करप्ट नहीं था, तो मैंने घर की सड़क बनानी थी तो उसके लिए मुझे ज़रूरत थी, मैंने भेज वो तो आ गया है बयान मेयर इस्लामाबाद का कि 30 लाख रुपए दिए। और वो सड़क क्या है, 1.25 किलोमीटर है, जो सिर्फ उनकी जाती प्रॉपर्टी के अंदर है। वो पहले वाली तो नवाज शरीफ ने उनको बना के दी। पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो सड़क है उनकी जाती प्रॉपर्टी के अंदर है। तो गुजारिश ये है कि मैं आपके प्रोग्राम में ये इंकशाफ करना चाहता हूँ कि ये तो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, उस तोहफा वापस करने का पता है पाकिस्तान को क्या डैमेज हुआ था। ये तोहफे की भी तौहीन होती है, तोहफा देने वाले की भी तौहीन है, बाज़ार में जाकर बेचना, और पाकिस्तान के फॉरेन इंटरेस्ट को डैमेज हुए हैं। ये आपने सुना होगा कि ये 2020 में अचानक सऊदी अरब ने कहा था कि हमारे 3 अरब डॉलर वापस किए जाए, ये इसी वजह से हुआ था। अच्छा, उसका इससे क्या ताल्लुक था? कि जब उनको ये कंपनी ने, घड़ी बनाने वाली कंपनी ने उनको कांटेक्ट किया कि ये घड़ी आपने हमसे ली थी और ये बिकने के लिए आई है, क्या आपने भेजी है, तो वो बड़े हैरान हुए, परेशान हुए। फिर पता उनको चल गया कि ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को जो हमने गिफ्ट किया था वो बेच रहा है। तो ये तो उनकी तौहीन थी, उनको गुस्सा आया और उन्होंने कहा था फौरी तौर पर हमारे 3 अरब डॉलर वापस किए जाएं। तो आपको याद होगा कि चाइना को रिक्वेस्ट करके फौरी तौर पर 24 घंटे में 1 अरब डॉलर लेकर पाकिस्तान की हुकूमत ने सऊदी अरब को वापस किया था और 2 अरब डॉलर की माफ़ी मांग ली थी। अच्छा, वो इस घड़ी की वजह से, वो इस तोहफे को सरे बाजार बेचने की वजह से जो है खमियाजा भुगतना पड़ा था पाकिस्तान को। और उसके बाद वो जो डेफर पेमेंट पर तेल का एग्रीमेंट था वो आगे रिन्यू नहीं हो सका, वो अभी तक रिन्यू नहीं हो सका है। तो उसका खमियाजा कोई ना कोई हमें भुगतना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि ये जो है ना तोहफों को मंडी लगा दे तोहफों की। अच्छा, ये अभी एक जो इंटरनेशनल एक वेबसाइट है उसमें जो तफसील आई है, तो और यह जो कैलकुलेशन है, तो एक लिहाज से तो वो काम ऑलरेडी हो नहीं गया जिसके लिए आप कोशिश कर रहे थे। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मेरे सोर्सेज ने बताया है कि सेक्रेटरी काबीना डिवीजन अहमद नवाज सुखेरा ने इमरान खान को बचाने के लिए ये डॉक्यूमेंट लीक किया है और हमारे सहाफ़ी दोस्त इस्तेमाल हो गए हैं। वो ऐसे इस्तेमाल हुए हैं कि आपके सामने ये मोबाइल रखा है, इसकी कोई स्पेसिफिकेशन है, इसका कोई मॉडल है। वो जो लिस्ट उन्होंने दी है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि रिस्ट वॉच ग्रेफ, रिस्ट वॉच रोलेक्स, कफलिंक्स, ब्रेसलेट, ये चीज़ें लिखी हुई है। उनकी स्पेसिफिकेशन मॉडल डिटेल नहीं है। मैंने जो आरटीआई रिक्वेस्ट भेजी थी 23 नवंबर 2020 को, उसमें 5 सवाल थे। उसमें एक सवाल ये था कि डिटेल स्पेसिफिकेशन बताई जाए, मॉडल, अगर गाड़ी इन केस ऑफ व्हीकल इंजन नंबर, चेसिस नंबर तक बताया जाए। तो आप ग्राइफ की वेबसाइट खोलें जो डायमंड घड़ियाँ बनाते हैं, उसमें बेतहाशा सैकड़ों मॉडल पड़े हुए हैं उनकी सबसे सस्ती घड़ी है 18,000 डॉलर की और महंगी तरीन घड़ियों में 18 मिलियन डॉलर की प्राइस भी है। अब हमें क्या पता जो सुखेरा साहब ने डॉक्यूमेंट दिया है कि उसमें कौन सा मॉडल है, उस जिसकी 8 करोड़ 50 लाख रुपए कीमत डिटरमिन की है डिप्टी सेक्रेटरी इंचार्ज तोशा खाना ने की थी। जब तक वो हमें मॉडल नहीं बताएंगे तब पता चलेगा
मैं कहता हूं कि ये 14 करोड़ के नहीं हैं तोहफे, इन तोहफों में बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई हैं। मेरे पास बिल्कुल सबूत हैं कि 2 दोस्त मुल्कों ने महंगी गाड़ियां दी थी, वो इसमें दर्ज नहीं की गई हैं। इसके अलावा जो पिक्चर भी है, सब लोग जानते हैं कि गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोफ मिली थी, वो भी इसमें शामिल नहीं है। ऐसी कई चीज़ शामिल हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये तोहफे 2 से 3 अरब रुपए मालियत के थे, जिनकी अंडर प्राइसिंग करते हुए 14 करोड़ 30 लाख रुपए कीमत मुकर्रर की गई और फिर कहा गया कि इसका 20% अदा करो। ठीक, तो वो एक्चुअली जो मार्केट प्राइस है उसका तो शायद 1% आप ये या कह रहे हैं कि ये 0.5% तोहफे एक तो अरबों के हैं जी, फिर 20% उनकी कीमत अदा की गई, यहाँ से लेने के बाद फिर ऊपर जुल्म ये कि अपने पास रखने की बजाय उनको बेच दिया गया। और ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर तक तो महदूद नहीं होगा ना, इस अमल में और भी लोग मुस्तफ़ीद हो गए हैं। इसमें और भी हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये मैंने तो सिर्फ टेस्ट केस के तौर पर वज़ीर आज़म का पूछा था, लेकिन सदर को भी मिले हैं, सदर ने भी दौरे किए हैं और भी मिनिस्टरों ने दौरे किए हैं। हम एक एप्लीकेशन भी लेकर जाएंगे अगली जब पेशी निकलेगी 15 दिन के बाद, कि जिस तरह जज साहब ने फरमाया है जितने 20 साल के जितने भी तोहफे हैं जिसको भी मिले हुकूमती ओहदेदार को, वो सारे के सारे वापस लिए जाएं। जिनके पास होंगे वो देंगे, जिन्होंने बेच दिए हैं वो जेल जाएंगे। यही अंजाम होगा। नहीं तो कानून तो पहले से था ना कि आप सर कानून की बात मैं करता हूँ, कानून नहीं है। मैं ये भी एक मिसकन्फ्यूजन है, मेरे पास ये मौजूद है कि ये सिर्फ रूल्स हैं कैबिनेट डिवीजन के, ये गज़ेट ऑफ पाकिस्तान नहीं है। ये मेरे सामने है। अच्छा, ये गज़ेट ऑफ पाकिस्तान नहीं है सर, ये सिर्फ रूल्स हैं जो कि कैबिनेट ने भी मंजूर नहीं किए, सिर्फ सेक्रेटरी ने मंजूर किए हैं और इंचार्ज मिनिस्टर ने। अच्छा। रूल्स एंड प्रोसीजर है ये। अच्छा, इसको आप तो जानते हैं कि अदलिया तो आइन के अंदर की गई तरमीम को भी उड़ा सकती है, जो गैर कानूनी हो, जो मुतसादिम हो, कानून के अंदर की भी तरमीम भी उड़ा सकती है। ये तो सिर्फ प्रोसीजर और रूल्स हैं। अच्छा, तो ये जो ख़ास कीमत मुकर्रर करके लेना, ये रूल्स है जो कि एक सेक्रेटरी के बनाए हुए हैं? जी, सेक्रेटरी के बनाए हुए हैं। अच्छा, ये कोई असम्बली का मंजूर शुदा कानून नहीं है ये। अच्छा, सेक्रेटरी जब चाहे इसको बदल सकता है, सिर्फ इंचार्ज मिनिस्टर की, मतलब इंचार्ज मिनिस्टर वज़ीर आज़म होता है कैबिनेट डिवीजन का, उसकी जो इजाज़त चाहिए होती है, सेक्रेटरी इसको बदल सकता है। और अदालत हाई कोर्ट इन रूल्स को आसानी से उड़ा सकती है। ठीक, ये इनकी कोई हैसियत नहीं हाई कोर्ट के आगे। और यही हमारा मुतालबा है कि जज साहब आर्डर करें 20 साल के तमाम तहफ़ वापस लिए जाएं। या फिर हम जो है ना, मेरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से इंतहाई आजिज़ी के साथ गुजारिश है कि या तो इस पर जुडिशल कमीशन बना दिया जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी हो रही है, पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं रही है ये खबरें बाहर आने के बाद। और मैं चीफ जस्टिस साहब से ये भी गुजारिश करता हूं, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर काफ़ी नहीं है कि नोटिस लेके उन्होंने कह दिया है, ऑर्डर दे दिया है कि भाई सब सामने लाए जाएं, वापस कर दिए जाएं? नहीं, ये बात ऑर्डर में नहीं है। हाँ, ये जज साहब ने राय दी है अपनी। अच्छा, ये राय दी है, ऑर्डर में ये बात नहीं है। ऑर्डर में है कि जो मैंने डिटेल मांगी थी वो प्रोवाइड की जाए। अब हम यही एप्लीकेशन देंगे, एक सीएम देंगे, पेश करेंगे हम कि इस जो आपकी राय है जिस पर आप एग्री कर रहे हैं, इस पर पूरा पाकिस्तान एग्री कर रहा है। उसका इसको ऑर्डर में शामिल किया जाए। इमरान खान और उनके मुशीर के आर्गूमेंट्स थे कि जी हम इसलिए सामने नहीं ला सकते, कुछ तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भी हवाला देते थे, लेकिन वो कहते थे कि जी इससे देखे दोस्त ममालिक नाराज़ हो जाते हैं, उनका पता चल जाता है कि अच्छा किसने कम दिया है, किसने ज़्यादा दिया है, तो उनके लिए एम्बेरसमेंट होगी। देखें, गुजारिश यह है कि पाकिस्तान का आइन और कानून सबसे अहम चीज़ है। कानून इसको नहीं रोकता है। कानून कहता है कि ये सीक्रेट चीज़ नहीं है। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन स्टेचुटरी बॉडी है, उन्होंने क्लियर ये प्ली रिजेक्ट कर दी थी गवर्नमेंट की। अब यही प्ली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है।
जब उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया कि ये तोहफे की डिटेल, मैंने कभी उस मुल्क का नाम नहीं पूछा जिसने दिए हैं, मैंने सिर्फ ये ताइफ की तफसील पूछी है, मैंने उस मुल्क का नाम नहीं पूछा। अब वो वाकई ताल्लुकात ख़राब होंगे जब उनके तोहफे को आप मार्केट में बेच देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब राना इब्रार खालिद साहब। इमरान खान साहब लाख कहते पेरे कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी, लेकिन हकीकत ये है कि ये पाकिस्तान के तोहफ़े हैं और पाकिस्तानियों की मर्ज़ी चलेगी और पाकिस्तान के आईन और क़ानून की मर्ज़ी चलेगी। एक और मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम सिर्फ तोहफ़े आने की तो बात करते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग इस तरफ तवज्जो देते हैं कि हमारे हुक्मरान भी और हमारे वज़ीर मुशीर भी जब मिलते हैं तो वो भी तोहफ़े तहाइफ देते हैं, और ये रिवायत है पूरी दुनिया में। तो वहाँ पे कोई वज़ीर मुशीर, वज़ीर आज़म या सदर अपनी जेब से नहीं देता, वो फिर सरकार के ख़जाने से तोहफ़ा देता है। तो जब आप वज़ीर मुशीर, सदर, वज़ीर आज़म की हैसियत से तोहफ़ा सरकार के ख़जाने से देते हैं, तो फिर आपको मिलने वाला तोहफ़ा कैसे आपका और आपकी मर्ज़ी का हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।